साथियों, आलू की खेत की बुवाई के लिए हमारा ये खेत तैयार है। देखो, आलू की फसल में जो है अमूमन देखा गया है कि इतनी लागत लगती है कि यदि खेत अपना है तो 80-90 हज़ार रुपये 1 एकड़ की लागत लगती है, और यदि खेत जो है लीज पर लिया है तो इससे भी अधिक लागत लगती है। साथियों, ऐसे में इतनी लागत लगने के बाद हमारा किसान ये अपेक्षा करता है, ये सोचता है कि उसका उत्पादन अधिक से अधिक हो, उसका आलू मीडियम साइज़ का और चमकीला निकले, उसके आलू पे कोई चेचक या चित्ती न हो, उसका आलू फटे नहीं, ज़्यादा मोटा न हो। इसके अलावा आलू में झुलसा या आलू में काली डंडी या आलू में सड़न गलन इस तरह के कोई रोग नहीं आए, इस सोच के साथ किसान जो है प्रयास करता है। और उसको इस उद्देश्य से अगर कोई भी सुझाव मिलता है, कोई भी निवेश विक्रेता या इनपुट डीलर अगर कोई सलाह देता है तो प्रत्येक सलाह को मानने के लिए तैयार है। साथियों, इस आशा में किसान के साथ कभी कभी विश्वासघात हो जाता है। उसको ऐसे मतलब सलाह मिलती है जिसमें एक तरफ तो उसका अननेसेसरी खर्चा बढ़ता है और इसके साथ साथ उस हमारा प्रदूषण भी बढ़ता है और हमारा उत्पादन भी हमें अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलता है। आज साथियों, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको यदि आप अमल में लाओगे तो आपका होने वाले धोखे से बचोगे। दूसरी बात, आपका खर्चा कम लगेगा। तीसरी बात यह है कि आपका बेहतर उत्पादन और बढ़िया क्वालिटी का उत्पादन होगा। आइए चलते हैं। सबसे पहले ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं साथियों? सबसे पहला तो मेरा बिंदु ये है कि इस समय किसान के पास अनेकों निवेश विक्रेता जाएंगे और वो अनेक तरह के प्रोडक्ट को डालने के लिए कहेंगे। मेरा आपसे सबसे पहला सुझाव ये है कि आप कोई भी कृषि निवेश जैसे बीज है, उर्वरक हैं, पेस्टिसाइड है, जाइम है, जिंक है, या जो भी केमिकल आप या जो भी निवेश प्रयोग कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड कंपनी का हो, और कोशिश ये करें कि आप उस कंपनी का जो है निवेश के साथ यानी माल के साथ बिल जरूर लें। ये साथियों, ऐसा करने से आपको होने वाले भविष्य में होने वाले धोखे और मतलब डुप्लीकेसी से बचत होगी। साथियों, दूसरी बात यह है कि किसान भाइयों को जैविक और जाइम के नाम पर काफ़ी धोखे हो जाते हैं। इसमें वास्तविकता यह है कि जैविक और जाइम बेचने वाली निर्माता डीलर को भी पता नहीं है कि उसमें कितना क्या है। कोशिश ये करें कि जैविक और जाइम को अवॉइड करें, और यदि लेना भी हो तो फिर स्टैंडर्ड ही कंपनी का और कम से कम मात्रा में लें। साथियों, तीसरी बात साथियों ये है कि म्यूरेट ऑफ पोटाश में बहुत तरह की मिलावटें आ रही हैं। आप जो है इस म्यूरेट ऑफ पोटाश की मिलावट का पता करने के लिए आप थोड़ा सा 1 लीटर पानी में यदि म्यूरेट ऑफ पोटाश को थोड़ा सा घोलेंगे तो उसका लाल अवक्षेप ऊपर तैराएगा और आराम से घुल जाएगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश में मिलावट है। उस मिलावट से सावधान रहें। साथियों, डीएपी में भी किसान के साथ अनेकों विश्वासघात हो रहे हैं। मिलावटी डीएपी का भी किसान को पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके 2 तरीके मैं आपको ऐसे सरल तरीके बता रहा हूँ जो आप भी आसानी से मिलावट का पता कर सकते हैं। पहला तरीका ये है साथियों, जैसे डीएपी के आप कुछ दाने लेकर के और जो खाने वाला चूना है, उस तम्बाकू वाला चूना, उस चूने से डीएपी के कुछ दानों को अगर रगड़ेंगे तो ऐसा रगड़ने पर और सूंघेंगे तो उसमें बहुत तीखी गंध आएगी। साथियों, यदि ऐसा हो रहा है तो आपकी डीएपी असली है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब डीएपी में कुछ मिलावट है। साथियों, एक और तरीका डीएपी का सरल तरीका से ये है कि आप कुछ दाने लेकर के तवे पर, खाने वाला जो तवा है भोजन बनाने वाला, उस तवे पर यदि कुछ डालेंगे तो वो दाने यदि फूला बन जाते हैं, इसका मतलब आपका डीएपी जो है असली है। और ये साथियों, वो फूला नहीं बनना है, इसका मतलब उसमें कोई ठोस चीज़ है तो उसमें कुछ मिलावट है। तो इन 2 तरीक़ों से आप म्यूरेट ऑफ पोटाश और आप डीएपी की मिलावट का पता कर सकते हैं। साथियों, तीसरी बात यह है कि हमें अपनी मिट्टी में जीवांश कार्बन का पता जरूर कर लेना चाहिए। चूँकि जीवांश कार्बन का क्यों पता करना चाहिए? चूँकि ऐसा है कि हम साल दर साल जो हम कृषि निवेश, जैसे मान लीजिए आपका डीएपी है, एनपीके है, एमओपी है, एसएसपी है, जिंक है, जो भी हम डालते हैं तो उसका कुछ अंश जो है हमारी फसलों में काम आता है और कुछ अंश हमारी मिट्टी में तय पर तय परत के रूप में जम जाता है। तो साथियों, हमारा जैविक जो हम डालते हैं वो जैविक डाल करके उसके जो जीवाणु होते हैं वो जो है किसी तरीके से अघुलनशील पोषक तत्वों को घुलनशील बनाते हैं। और दूसरा जो है जीवांश कार्बन डालने से हमारे एनपीके के अलावा अन्य तत्व भी उससे मिलते हैं। तो जैविक या जीवांश का ज़मीन में होना जरूरी है। साथियों, एक मोटा सा तरीका यह है कि जीवांश का हमें पता करने के लिए हम अपने खेत की मिट्टी लें और मिट्टी को यदि हम गीली मिट्टी को लें और ये थोड़ा सा यदि हमारा उसमें लड्डू बन रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी मिट्टी में जीवांश है।
और यदि वास्तव में उस मिट्टी को देखें और वो बिखर रही है, लड्डू नहीं बन रहा है, इसका मतलब उसमें जीवांश नहीं है। साथियों, एक दूसरा तरीका जीवांश का कि आप जीवांश थोड़ी मिट्टी लेकर के खेत की और अगर उसको पानी में घोलेंगे और वो आसानी से घुल करके नीचे बैठ जाती है, इसका मतलब ये है कि उसमें जीवांश नहीं है। और यदि वो मिट्टी घुलने में देर लगाए और देर लगाने के बाद उसमें कुछ अवशेष दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जीवांश है। हाँ साथियों, इस जीवांश का पता करके अब हमें जीवांश खादों को जरूर ही प्रयोग करना है। साथियों, अगली बात साथियों ये है कि हमारे किसान भाई जो है एक अंधी चाल में, मैंने देखा है कि कुछ किसान जो है 1 एकड़ में जो है 5 कट्टे DAP, 5 कट्टा यूरिया और भी अनेक तरह के प्रोडक्ट डाल करके अपना एक तरफ खर्चा बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ उत्पादन का उसका अनुकूल असर नहीं पड़ता है। साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की ये संस्तुति है कि बढ़िया अच्छी किस्म का आलू पैदा करते हैं, तो उसमें प्रति हेक्टेयर NPK मतलब उसकी मात्रा 180 और 80 और 100 इस तरह की मतलब उसकी NPK की मात्रा, इसके आधार पर हम कैलकुलेशन करें तो 1/2 हमें ये तत्व जो है हमें जीवांश खाद से देने हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें कैलकुलेशन के बाद ये निकलता है कि प्रति एकड़ लगभग 72 कुंतल सड़ी हुई गोबर की खाद और हमारा 48 किलोग्राम DAP, 60 किलोग्राम यूरिया, 37 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश इसकी आवश्यकता साथियों पड़ती है। जबकि किसान जो मैंने बताया वो 5-5 कट्टे डालता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं सलाह ये नहीं दूंगा कि आप एकदम से कम कर दें, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप उर्वरकों का एक संतुलित मात्रा में ही प्रयोग करें। साथियों, प्रति एकड़ हमें आलू की अच्छी पैदावार लाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए बुआई के समय, वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप 70-75 कुंतल सड़ी हुई बढ़िया गोबर की खाद, हाँ साथियों, इसको जरूर डालें, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि DAP और DAP अगर उपलब्ध नहीं है तो NPK 12-32-16 इसकी मात्रा आप रखेंगे 150 किलो। तीसरी बात यह है कि यूरिया जो है वो हमारा 150 किलो यानी 3 कट्टे और उसकी आवश्यकता पड़ेगी टॉप ड्रेसिंग में। इसमें बुवाई के समय इसको देने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि DAP दे रहे हैं या फिर NPK दे रहे हैं, उनमें आवश्यकता के अनुरूप जो है नाइट्रोजन है, तो यूरिया को जो मैंने मात्रा बताई है उसको टॉप ड्रेसिंग में देंगे। साथियों, चौथी बात, इसमें 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट ये जो जरूरत पड़ेगी। अगली जो है इसमें आपका मतलब फेरस सल्फेट के अलावा जो आपका सल्फर, वेटेबल सल्फर जो है, इस सल्फर की बहुत अच्छी उपयोगिता है। इसकी मात्रा हम कितनी लेंगे, 80 से 90% का, ये आपका 5 किलोग्राम। तो साथियों ये हो गया। एक इसमें जो है बोरोन की बहुत अच्छा उपयोगिता है, 1 किलोग्राम बोरोन। तो साथियों इतने तत्वों को इनको मिला करके हमें बुवाई के समय देना है। एक साथियों जिंक सल्फेट यदि हमारा 33% का तो 7 किलोग्राम और यदि हमारा 21% का तो 10 किलोग्राम। लेकिन इसको ध्यान रखना है कि इसको DAP के साथ मिला करके नहीं फेंकेंगे, इसको अलग फेंकेंगे, क्योंकि DAP के साथ मिल करके ये अपना मतलब जिंक फॉस्फेट बनाता है, जो फॉस्फोरस का काम भी खत्म हो जाता है और जिंक का भी काम खत्म होता है। इसलिए ये मैंने जो 10 किलो जिंक सल्फेट या फिर 7 किलो है, जो इसमें से जितनी मात्रा की है उसको हम अलग से फेंकेंगे। साथियों, ये हमारा एक फर्टिलाइज़र का संतुलित नुस्खा हो गया। इस नुस्खा को डालने के इसके अनेकों लाभ हैं, जैसे बोरोन हमारा किसी तरीके आलू को फटने से रोकेगा, हमारा सल्फर फसल को फंजीसाइड का भी काम करेगा और मतलब एक तरह का रोग मतलब सर्दी से भी बचाएगा और उसमें आलू की पैदावार भी अच्छी होगी। इसी तरह हमारा फेरस से भी हमारे आलू का उत्पादन होगा। इन तत्वों का अलग अलग काम है। नाइट्रोजन की हमें जैसे आवश्यकता पौधे की बढ़वार के लिए होगी और आलू बनने के लिए फास्फोरस और पोटास की, इनकी सबकी मात्रा, इनका एक संतुलित नुस्खा है। तो ये संतुलित नुस्खा जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा और बढ़िया काम करेगा। अब साथियों बात आती है हमें आलू की धुलाई की। आलू की धुलाई में साथियों हमें जो है या तो आप जो है किसी तरीके से मतलब इसका मीराडोर या तो इसे प्रयोग करेंगे या मॉन्सरिन, इन दोनों में से कोई भी मतलब आप प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा इसकी जहाँ तक सवाल है, 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ml के हिसाब से मिला करके आप पहले बीज को के लहरा फैला करके और जो अच्छी तरह से मशीन से छिड़काव कर देंगे। 1 घंटे आप रुकेंगे। 1 घंटे रुकने के बाद आप आलू को पुनः पलट करके और पुनः छिड़काव अच्छी तरह से तर कर देंगे। हाँ साथियों, ये सिस्टेमेटिक फंजीसाइड हैं और सिस्टेमेटिक फंजीसाइड होने के बाद ये जो है किसी तरीके से आलू के अंदर जा कर के अपना काम करते हैं। साथियों एक चीज़ और मुझे थोड़ा बताने का ध्यान आया है कि आपके ज़मीन में जो है जो भी आलू को नुकसान पहुंचाने वाली गिडार हैं, सूंडी हैं, उनके लिए आप जो है या तो कार्बोफ्यूरन 3G
या फ्यूराडान, इनमें से कोई भी एक जो है प्रति एकड़ 10 किलोग्राम मात्रा को हमें उर्वरकों के साथ ही मिला करके फेंकना है। तो साथियों, ये हमारी आलू की बुवाई के लिए एक संतुलित डोज है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि यदि आप इस तरीके से आलू की बुवाई करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। साथियों धन्यवाद। जय जवान जय किसान। नमस्कार साथियों।